नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हिमाचल प्रदेश में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले विधानसभा चुनावों से कम है, जिससे बीजेपी कांग्रेस दोनों के वोट परसेंटेज भी घटेंगे। ऐसे में अब अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। अब 8 दिसंबर को ईवीएम खुलने के साथ ही पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किसको हिमाचल की सत्ता का ताज पहनाया है। हिमाचल में वोटिंग पूरी, नतीजों का इंतजार। दोबारा खिलेगा कमल या सत्ता होगी कांग्रेस के हाथ? 8 दिसंबर को किसके सिर सजेगा हिमाचल का ताज? वोटिंग प्रतिशत से नतीजों का आकलन। हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो अब गुजरात के साथ 8 दिसंबर को खुलेगी। 8 दिसंबर को तय होगा कि हिमाचल का ताज किसके सिर सजेगा। बीजेपी जीतकर इतिहास बनाएगी या फिर रिवाज कायम रखते हुए कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी। हिमाचल का वोटर दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा जागरूक दिखता है। वो काम न करने वाले विधायकों को दोबारा विधानसभा नहीं भेजता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। यही वजह है कि हिमाचल में हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती है। हिमाचल में सत्ता का खेल वोटिंग परसेंटेज तय करता है। शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई है, तब तक के आंकड़ों के मुताबिक 66.65% मतदान हुआ है, जो अभी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन पिछले साल के आंकड़ों को छू पाना असंभव है। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो इस बार का वोट प्रतिशत बहुत कम है। 2022 में 66.65% शाम 5 बजे तक का मतदान हुआ था। 2017 में 75.57% रहा, 2012 में 73.5% रहा और 2007 में 71.6% रहा। वोटिंग खत्म होने तक के वोटिंग परसेंटेज से तो यही साफ है कि इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से कम वोटिंग हुई है, यानी इस बार पार्टियों का वोट परसेंटेज भी कम होगा। जीत हार का गणित समझने के लिए पिछले 3 चुनावों में पार्टियों का वोट परसेंटेज देखते हैं। हिमाचल में वोट प्रतिशत का खेल कुछ इस कदर है कि 2007 में बीजेपी को 43.78% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 38.90% वोट प्रतिशत में 4.88% के अंतर से बीजेपी को 18 सीटें ज्यादा मिली और बीजेपी की सरकार बनी। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 42.81% और बीजेपी को 38.47% वोट मिले थे। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। करीब 4% अंतर से कांग्रेस को 10 सीटें ज्यादा मिली। वहीं अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के वोट प्रतिशत में अच्छा इजाफा हुआ है और उसने 48.79% वोट हासिल किए। कांग्रेस को 41.68% वोट मिले थे। वोट प्रतिशत में करीब 7% का अंतर रहा, जिससे बीजेपी को 23 सीटें ज्यादा मिली। 2012 और 2017 में कांग्रेस को मिले वोट परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन 2012 के मुकाबले 2017 में बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार वोटिंग कम हुई है तो दोनों ही पार्टियों को अपने अपने वोट प्रतिशत खोने का डर है। बाकी जनता ने किस पार्टी को ज्यादा वोट दिए हैं, किसे कम, इसका पता तो 8 दिसंबर को ईवीएम खुलने के बाद ही चलेगा। उसी दिन पता चलेगा कि बीजेपी ने इतिहास रचा है या कांग्रेस ने रिवाज को जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव के पहले पार्टियां सियासी जाल बिछा रही हैं। जनता की नजर में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजेंद्र गौतम का नाम होने से बीजेपी हमलावर है, तो केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने मंत्री को बर्खास्त करता हूं। गिरगिटान अगर किसी को अपना गुरु कहता है तो वो महाठग अरविंद केजरीवाल है। हर तरफ एमसीडी चुनाव का शोर है, सियासत भी घनघोर है। चुनाव का ऐलान हुआ, उसके साथ पार्टियों की आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स तेज हो गई। आपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम का नाम देखते ही बीजेपी ने आपको घेर लिया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि राजेंद्र गौतम को स्टार प्रचारक बनाकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना हिंदू विरोधी चेहरा सबके सामने ला दिया है। बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब
आज केजरीवाल पर गर्व महसूस कर रहा होगा। हिंदू कहें या चुनावी हिंदू कहें, ये तय करना मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने मंत्री को बर्खास्त करता हूं। बर्खास्त कर दिया, लेकिन गिरगिटान धीरे धीरे रंग बदले। गिरगिटान अगर किसी को अपना गुरु कहता है तो वो महाठग अरविंद केजरीवाल हैं। राजेंद्र पाल वही हैं जिनकी मौजूदगी में हजारों लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा ना करने की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद उन्हें केजरीवाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी के हमले के बाद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम की कहानी सुनाकर बीजेपी और एलजी का गठजोड़ बताते हुए कहा कि बीजेपी और एलजी तीर चलाकर रोज दिल्ली वासियों को घायल कर रहे हैं, लेकिन मैं बचा रहा हूं। हमारा तो टारगेट था कि हम 17 लाख लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग, किसी कोई योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। हमें बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ। लोगों के व्हाट्सएप, पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा था कि यार ये कैसे लोग हैं जो योग करने से लोगों को रोकते हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी योग क्लास को मुद्दा बनाकर लोगों की सिंपैथी गेम की कोशिश में लगी है, ताकि लोगों को लगे कि केजरीवाल को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बीजेपी और एलजी ने मिलकर 17,000 लोगों को योग से रोक दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने योग टीचर्स की सैलरी देने के लिए लोगों से मदद की भी अपील की। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया। व्हाट्सएप नंबर है 7277972779। 2 बार है 7277972779। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, और आप 15,000 के मल्टीपल्स में आप मुझे कहें कि मैं 1 टीचर की तनख्वाह देना चाहता हूँ, मैं 2 टीचर्स की तनख्वाह देना चाहता हूँ, मैं 4 टीचर्स की तनख्वाह देना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके इसके अंदर इस पुण्य के काम में भागीदार बने। केजरीवाल ने बीजेपी पर एक के बाद एक आरोप लगाए। महाठग सुकेश को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताया, तो सीबीआई और ईडी को फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बता दिया। बीजेपी के बाद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ है कि दोनों ही पार्टियां किसी भी कीमत पर एमसीडी का चुनाव जीतना चाहती हैं, और इसके लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगी। देखने वाली बात तो ये होगी कि दिल्ली की जनता आखिर में किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कहते हैं जब गुरु ज्ञान का सबक देने के बजाय धर्म की व्याख्या करने लगते हैं, तब हाथों में किताबों की जगह धार्मिक किताबें आ जाती हैं और विवादित शब्दों को संचार होने लगता है। और यही हुआ। अपनी क्लास में डॉक्टर विकास भगवान राम और मां सीता का अपमान कर बैठे। रिपोर्ट देखिए। छात्रों को इल्म का ज्ञान देने वाला गुरु जब भगवान का अपमान करने लगे, करियर बनाने वाला जब कल्पनाओं के संसार में कुत्तों को लाने लगे, तो फिर इसके इल्म पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति पर उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का वीडियो सुनाते हैं, जिसमें वो भगवान का अपमान कर रही हैं। आपत्तिजनक शब्दों पर हमने बीप लगाया है। भगवान के अपमान में बोले गए शब्दों को ना हम लिख सकते हैं और ना ही सुना सकते हैं। वो बात ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है।
युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति भगवान राम और मां सीता का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति विवादों में आ गए हैं। दरअसल कोचिंग में छात्रों को रामायण के बारे में बताते हुए भगवान राम और मां सीता के बारे में उन्होंने जो बात कही है, उस पर वो घिरते जा रहे हैं। छात्रों को संस्कृत के एक श्लोक का मतलब समझाते हुए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने जो इसका अर्थ बताया है, उससे अपमानजनक माना गया है। इसके बाद देश भर में डॉक्टर विकास का विरोध हो रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ने दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक डॉक्टर दिव्य कीर्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भगवान राम और मां सीता की शान में अपमान करने वाले डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का ये वीडियो 2018 या 2019 का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर विकास और उनके कोचिंग सेंटर को बैन करने की मांग उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद की नेता और भगवा क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राची साध्वी ने डॉक्टर विकास को बैन करने की मांग करते हुए ट्विटर पर लिखा, इस वीडियो को रिट्वीट करें। दरअसल डॉक्टर विकास ने संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध किताब से हवाला दिया है, जिसे पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है। जेएनयू के प्रोफेसर रहे पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपनी किताब संस्कृति वर्चस्व एवं प्रतिरोध में पेज 66 और 67 पर शूद्र पशुधारी का संदर्भ लिखा है, जिसे डॉक्टर विकास ने अपनी क्लास के दौरान छात्रों को बताया। ये माता सीता का अपमान कर रहे हैं, ये कैसे आईएएस बनाएंगे? सोच लो, ये सारे लुबरू कोई कसर नहीं छोड़ते सनातन धर्म की तौहीन करने की। बाकी किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले ये फेविकॉल पी लेते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर एक अध्यापक को इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है? अध्यापक का काम समाज को जोड़ने का होता है। अध्यापक का काम छात्रों को मोहब्बत का सबक देने का होता है। लेकिन डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का ये बयान लोगों की भावना भड़का रहा है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं बंगाल के एक मंत्री का बयान सुनकर सियासत ने भी शर्म से सिर झुका लिया है। विरोध के प्रतिरोध में ममता बनर्जी के मंत्री मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ गए और मंत्री अखिल गिरी देश की राष्ट्रपति का अपमान कर गए। मंत्री के बयान के बाद अब सियासी बवाल मच गया है। राष्ट्रपति চেয়ার কে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? हम किसी की शक्ल से उनको नहीं आंकते हैं। हम भारत के राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है? তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? सुना आपने? नेता जब अपनी सोच से गिर जाता है, नेता जब जमीन से गिर जाता है, तो मंत्री अखिल गिरी बन जाता है।
আমরা রূপের বিচার করি না। তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? हम किसी की शक्ल से उनको नहीं आंकते हैं। हम भारत के राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है? इन्हें जानते हैं आप? ममता सरकार के मंत्री हैं, लेकिन इनकी सोच मर्यादाओं के लिए मरी हुई है। कहते हैं जब नेता गिरता है फिर तो उसके गिरने की इंतहा नहीं रहती है। वो गिरता नहीं है, गिरता ही चला जाता है। जैसे ममता के मंत्री अखिल गिरी सोच के कीचड़ में गिरे नहीं, गिरते चले गए। আমরা রূপের বিচার করি না। তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? हम किसी की शक्ल से उनको नहीं आंकते हैं। हम भारत के राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? इसी को बेशर्मी कहते हैं, इसी को बेहयाई कहते हैं। एक मंत्री देश की महामहिम राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। और फिर लोगों से ताली पिटवाता है। अखिल गिरी जब राष्ट्रपति के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जरा सोचिए बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या आलम होगा। अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने नंदीग्राम शहीद दिवस समारोह के मौके पर नंदीग्राम में लोगों को संबोधित करते हुए अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की। मंत्री गिरी ने कहा कि हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते, हम भारत के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? अखिल गिरी के बयान के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने मंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार और उनके मंत्री आदिवासी विरोधी हैं। ये बयान स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार देश में, देश के आदिवासियों में और राज्य के पश्चिम बंगाल के भी आदिवासियों का शोषण करते रही है। विवाद बढ़ने के बाद अखिल गिरी अपने बयान से पलट गए। कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अरे मंत्री जी, इसका मतलब तो ये है कि आपको ये भी नहीं पता कि देश का राष्ट्रपति कौन है। हालांकि मंत्री अखिल गिरी अपने बयान में साफ साफ राष्ट्रपति कहते हुए नजर आ रहे हैं। আমরা রূপের বিচার করি না। তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? আমরা রূপের বিচার করি না। हम किसी की शक्ल से उसको नहीं आंकते हैं। हम भारत के राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है? महिलाओं के सम्मान में सिर पर आसमान उठा लेने वाली मुख्यमंत्री ममता दीदी देखिए और सुनिए अपने बेशर्म मंत्री का बेहया बयान। তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি जब आपके एक मंत्री को देश के राष्ट्रपति की इज्जत करना नहीं आता है, तो फिर भला उसका संवैधानिक पद पर रहना किस काम का है? क्योंकि जब वो सीढ़ियों या सड़क पर ही नहीं गिरता है, बल्कि वो सोच से भी गिर जाता है। जैसे ममता दीदी, आपके मंत्री अखिल गिरी गिर गए हैं। আমরা রূপের ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? और वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो राजस्थान के जयपुर में महापौर पर महाभारत मची हुई है। हालांकि मेयर की इस जंग में फिलहाल विराम लग गया है। हाईकोर्ट के एक मेल ने गर्दिशों में घिरे सौम्या गुर्जर के सितारे को चमका दिया है। इसी पर रिपोर्ट देखिए।
सौम्या गुर्जर राजस्थान की सियासत का इस वक्त सबसे चर्चित नाम है, क्योंकि लाख अड़चनों के बाद भी सौम्या गुर्जर ने तीसरी बार नगर निगम जयपुर ग्रेटर का मेयर पद संभाल लिया है। 10 नवंबर को उपचुनाव के बीच हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी का ऑर्डर रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया रोक दी थी। इसमें सौम्या के एक बार फिर मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया। 2 साल में ये तीसरा मौका है जब सौम्या ने आधिकारिक तौर पर मेयर का चार्ज लिया है। सौम्या की सियासत उस वक्त चमकी जब एक मेल ने बर्खास्त सौम्या को फिर से मेयर की कुर्सी पर बिठा दिया। दरअसल 27 सितंबर को जयपुर ग्रेटर नगर निगम की तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। सौम्या गुर्जर ने बर्खास्तगी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने नए मेयर के चुनाव की घोषणा कर दी थी। 10 नवंबर को नए मेयर के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई और उस दिन वोटिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन वोटिंग के दौरान ही हाईकोर्ट का एक मेल आया जिसने पूरी सियासी गणित ही बदल कर रख दी। वोटिंग के दिन आए हाईकोर्ट के मेल ने मेयर उपचुनाव पर रोक लगा दी और पूर्व मेयर की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वो 10 अगस्त 2022 को न्यायिक जांच रिपोर्ट के मामले में सौम्या को सुनवाई का मौका दे। इसके बाद ही कोई आदेश जारी करे। कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जब बर्खास्तगी का आदेश ही रद्द हो गया है तो महापौर की कुर्सी खाली नहीं है। ऐसे में नए महापौर के चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। सौम्या गुर्जर की चर्चा सिर्फ इसलिए ही नहीं हो रही है कि उन्होंने 2 साल में तीसरी बार मेयर पद संभाला है, बल्कि चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि सौम्या का विरोध सरकार से लेकर उनकी पार्टी में भी हो रहा है।